स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पे। तो यार आज की वीडियो से हम लोग चालू करने वाले हैं जनरल पैथोलॉजी को। तो यार जनरल पैथोलॉजी में जो हम लोग का पहला चैप्टर है वो है सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। स्ट्रेस या फिर कोई भी नॉक्शियस स्टिमुली। तो यार पहले तो चलो शुरू करते हैं। तो यार पहले हम लोग देख लेते हैं कि पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज पैथोलॉजी? तो यार पैथोलॉजी जो होता है वो होता है स्ट्रक्चरल बायोकेमिकल एंड फंक्शनल चेंजेस इन सेल एन ऑर्गन दैट अंडरलाइज डिजीज। मतलब डिजीज के अंदर सेल के स्ट्रक्चर, उसके बायोकेमिकल या फिर उसके फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इसी को हम लोग पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो यार पैथोलॉजी के हमारे 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का जो मतलब होता है वो होता है कि कॉज क्या है। व्हाट इज द कॉज कॉज ऑफ द डिजीज। कि मतलब जो हमारी पैथोजेनेसिस हुई है उसका कॉज क्या है। देन हमारे पास आता है पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि उस डिजीज का मैकेनिज्म क्या है, वो डिजीज हुई कैसे। मतलब कौन कौन से स्टेप्स, किस स्टेप से हो के वो पैथोलॉजी हुई है। तो वो हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस के अंदर। देन यार हमारा जो थर्ड आता है वो आता है मॉर्फोलॉजिक चेंजेस। कि यार जब पैथोलॉजी हो रही है, मतलब कोई भी डिजीज हो रही है, तो उस वो हम लोग उसको देख कह सकते हैं, मतलब वो उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी दिख रही है। जैसे कैंसर में हमको ट्यूमर दिखता है, नेकेड आई से हमको ट्यूमर दिख जाते हैं। वैसे ही मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या तो हम लोग हिस्टोलॉजिकली देखते हैं या फिर हमको आई से नॉर्मल डायरेक्ट भी दिख जाते हैं। देन हमारा चौथा एस्पेक्ट आता है वो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो यार क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि हमें क्या दिक्कत हो रही है उस पैथोलॉजी की वजह से। मतलब उस डिजीज की वजह से हमको क्या दिक्कतें हो रही है और हमको क्या क्या सिम्टम्स और साइंस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यार चलिए हम लोग हमारा पहला चैप्टर शुरू करते हैं जो कि है सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जब भी किसी सेल पे कंटिन्यूस स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस मतलब कोई भी उसको इरिटेट कर रही है, कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ सेल को परेशान कर रही है, तो यार हमारी जो सेल है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है। हाउ डज आवर सेल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। तो यार हमारी जो सेल होती है वो 4 मैकेनिज्म की मदद से स्ट्रेस को ओवरकम करने की कोशिश करती है। तो पहला होता है यार हाइपरट्रॉफी, जिसमें उसके साइज बढ़ जाते हैं। जैसे यार आपने देखा होगा जो भी बॉडी बिल्डर होते हैं वो अपनी बाइसेप्स को इतनी ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं जिसकी वजह से उनके बाइसेप्स ना मछली ऐसे बड़े हो जाते हैं। देन हमारा आता है यार हाइपरप्लेजिया। इसमें इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब इसमें साइज नहीं बढ़ता सेल का लेकिन नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ है कि जब भी हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया हो जाता है, मतलब कमी हो जाती है ऑक्सीजन की हमारे ब्लड में, तो यार जो हमारे मैरो सेल्स हैं वो ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करने लगते हैं, बोन मैरो ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करने लगते हैं। वहाँ पर हाइपरप्लेजिया हो जाता है, वहाँ की सेल्स बहुत जल्दी से डिवाइड करते हैं। देन यार थर्ड आता है हमारा एट्रोफी। एट्रोफी में जो भी ऑर्गन हमारा यूज़ नहीं हो रहा होता है, या तो पैथोलॉजी के कारण या फिजियोलॉजी के कारण, तो उसका साइज छोटा होने लगता है, कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, कम प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसका सेल का साइज डिक्रीज होने लगता है। देन हमारा चौथा जो आता है वो आता है मेटाप्लेजिया। तो यार मेटाप्लेजिया थोड़ा अच्छे से हम लोग समझेंगे अभी। तो यार मेटाप्लेजिया में ऐसा होता है कि इसमें फिनोटाइप ही चेंज हो जाता है हमारी सेल का। लाइक कोई सेल जो पहले स्क्वामस थी, वो स्ट्रेस की वजह से, मतलब उसमें बार बार स्ट्रेस पड़ रहा है, तो वो कॉलमनार में चेंज हो सकती है, जैसे बैरेट्स इसोफेगस में ऐसा होता है। सर ऐसे हम लोग भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। सर चलो एक एक अडेप्टेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं। उसके पहले यार आप ये चार्ट देख लीजिए, इस चार्ट से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारी नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में स्ट्रेस आया, तो स्ट्रेस की वजह से उसने अडेप्ट कैसे कैसे कर सकता है वो। हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया या मेटाप्लेजिया, इन सब से वो अडेप्ट कर सकता है। अगर अडेप्ट नहीं कर पाया वो, इनएबिलिटी टू अडेप्ट, तो यार सेल में इंजरी मिलेगी, क्योंकि यार वो स्ट्रेस को अडेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो सेल में इंजरी लगेगी। अब इंजरी हो गई, तो इंजरी ये 2 तरीके की होती है, या तो इंजरी होती है रिवर्सिबल, या तो होती है इरिवर्सिबल। तो अगर यार वो रिवर्सिबल इंजरी हुई तो उसमें रीजनरेशन और ये रिपेयर वगैरह होकर वो ठीक हो जाएगी, फिर वो नॉर्मल सेल बन जाएंगी। अगर उसमें इरिवर्सिबल इंजरी हुई, तो यार दो मैकेनिज्म के थ्रू, या तो अपोप्टोसिस या तो नेक्रोसिस के थ्रू सेल डेथ हो जाएगी।
तो यार ये हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, कैसे हमारी सेल स्ट्रेस को स्ट्रेस के कैसे हमारी सेल स्ट्रेस को रिएक्ट करती है। तो चलो हम लोग एक एक अडेप्टेशन को अच्छे से समझते हैं। तो यार पहली हमारी जो अडेप्टेशन है वो है हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, इंक्रीज सेल साइज, जो सेल का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा मसल पंप, जो कि बॉडी बिल्डर्स में होता है। तो आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, हर एक मसल एकदम उभरी बड़ी बड़ी सी दिखती है एकदम, सिक्स पैक्स है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, एकदम बड़ी बड़ी मसल्स दिखती है उनकी। तो यार ये क्यों होता है, तो हाइपरट्रॉफी का जो मेन मैकेनिज्म है वो है ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ एडिशनल इंट्रासेलुलर कंपोनेंट। उसमें ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ज़्यादा एंजाइम, सब कुछ ज़्यादा सिंथेसाइज होता है, जिसकी वजह से उनका साइज बढ़ जाता है। और इसका रीज़न क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज्ड फंक्शनल डिमांड। यार बॉडी बिल्डर्स अपनी मसल्स को इतना ज़्यादा पुश करते हैं, इतनी ज़्यादा वेट उठाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सेल्स है वो इस तरीके से अडेप्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि इसकी फंक्शनल डिमांड इतनी ज़्यादा है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यूट्रस जो है वो भी इतना छोटा सा होता है, इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है वो, और ये हार्मोन्स की वजह से होता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो कुछ ऐसा है, जैसे ही स्टिमुलस आया, मैकेनिकल हो सकता है ग्रोथ फैक्टर की वजह से, या फिर अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की वजह से, मतलब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, या तो एगोनिस्ट, या तो मतलब कोई भी जो ड्रग हो गया, अपने जितने भी अल्फा एड्रेनर्जिक ड्रग्स होते हैं, तो वो जैसे स्टिमुलेट करेंगे हमारे सेल को, तो जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर के थ्रू वो हमारे सेल को स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से PI3K और AKT पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, और जो एक्टिवेट करेगा हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर GATA4 और MEF को, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा। और यार एक ये मसल में एक और ये अडेप्टेशन है, कि जो अल्फा आइसोफॉर्म होता है मायोसिन का, वो रिप्लेस हो जाता है बीटा आइसोफॉर्म से इन बॉडी बिल्डर्स। क्योंकि यार ये जो हमारे बीटा आइसोफॉर्म होता है मायोसिन का, वो ज़्यादा एनर्जी इकोनॉमिकल होता है, मतलब वो कम एनर्जी यूज़ करके भी उतना ही काम कर लेता है। देन यार अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो हाइपरट्रॉफी का मैकेनिज्म होता है वो कैसा होता है हमारे कार्डियक मसल्स में। कार्डियक मसल्स की जो सेल होती है उसमें हमारी कैसी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो यार जैसे ये हमारे नॉर्मल मायो, अगर इन अडेप्ट किया, तो जैसे मतलब जैसे मैकेनिकल स्ट्रेच हो गया, तो जैसे ये हमारी एक नॉर्मल सेल है। अब नॉर्मल सेल में कौन कौन सी स्टिमुलस एक्ट कर सकता है, जैसे ये हम पहला हमारा हो गया मैकेनिकल स्ट्रेच, मतलब उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसके मायोकार्डियम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रही है। नया सेकंड हमारा हो गया अल्फा एड्रेनर्जिक ड्रग्स या एंजियोटेंसिन। ये भी कब निकलता है, जब हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन हुआ रहता है, मतलब जो ये वाली जो अल्फा एगोनिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा वर्कलोड बढ़ा रहे हैं हमारी कार्डिक सेल्स पे। देन जो हमारे ग्रोथ फैक्टर्स हो गए IGF-1, ये सब क्या करेंगे, ची कपल प्रोटीन रिसेप्टर के थ्रू काम करेंगे, और एक सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन पाथवे एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर GATA4 NF80 MEF2 ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे, और इनकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर होने लगेगा, जो कि वापस एक साइकिल बना लेता है हाइपरट्रॉफी के लिए। तो यही मैकेनिज्म है हमारी कार्डियक मसल्स में। तो यार देखो, जैसे यार नॉर्मल मायोसाइट हो गई, तो अगर इसने अडेप्ट कर लिया हमारे हाइपरटेंशन या फिर इंक्रीज वर्कलोड को, इसने अडेप्ट कर लिया, तो इस सेल में हो जाएगी हाइपरट्रॉफी, सेल हो जाएगी बड़ी, जिसकी वजह से वो इजीली काम कर पाए। अगर इतना ज़्यादा उसमें वर्कलोड हो गया जिसकी वजह से अडेप्ट नहीं कर पाया और सेल इंजरी हो गई, तो अगर सेल इंजरी हो गई तो ये हमारी हो जाती है सेल डेथ। सेल इंजरी के बाद अगर वो बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाए, तो उसमें सेल पर डिस्टॉर्ट हो जाती है, और सेल इंजरी की वजह से डेथ हो जाती है हमारे मायोसाइट्स की। यार एक और थ्योरी थी कार्डियक हाइपरट्रॉफी के लिए।
अगर हमारी कार्डियक मसल को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है, मतलब ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा है, या तो उसको हाइपरटेंशन है। और हाइपरटेंशन कैसे कम होता है? हमारे एएनपी की वजह से, एंटी नाइट्रियोटिक पेप्टाइड, जो कि काम करता है हमारे कॉन्वर्टर ट्यूब्यूल पे और डायलिसिस करवा देता है। आपको याद है? हमारा कार्डियक हाइपरट्रोफी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे कार्डियक में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। तो यार इसी का अडेप्टेशन के ना, जो हमारा एएनपी का जीन है वो भी ज़्यादा एक्सप्रेस होने लगता है, मतलब वो ज़्यादा एएनपी बनने लगता है, ताकि वो हीमोडायनामिक वर्कलोड को कम कर पाए। ये भी एक अडेप्टेशन है। और एएनपी ज़्यादा बनाने के लिए हमारे सेल्स को क्या बड़ा होना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोटीन सेल्स सिंथेसिस करवाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से यार हाइपरट्रॉफी हो जाती है, कार्डियक हाइपरट्रॉफी। ये एक अलग थ्योरी है। देन सेकंड जो हमारा अडेप्टेशन होता है वो होता है हमारा हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरप्लेजिया में इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, ये उन्हीं सेल्स में होता है जो डिवाइड कर पाते हैं, मतलब डिवाइडिंग सेल्स में ही नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ जाते हैं। तो यार हाइपरप्लेजिया एक पहला तो फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल कहाँ कहाँ होता है? हार्मोनल, एक तो ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, लिवर रीजनरेशन, जब जब भी लिवर सेल्स में डैमेज होता है, तो जो हमारे हेल्दी लिवर सेल्स हैं वो बहुत जल्दी डिवाइड करके पूरा पूरे लिवर को रीजनरेट कर देते हैं। तो यार आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी में जब भी एक हेल्दी लिवर को एक एक हेल्दी लिवर से जब भी उसका मोस्टली 40% हिस्सा भी काट लिया जाता है, तो भी वो 4 से 5 महीने में इजीली रिपेयर हो जाता है, इजीली फुल साइज ग्रो हो जाता है हमारा लिवर। लिवर में बहुत ज़्यादा अच्छी रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है। और थर्ड हो गया हमारा मैरो में। ये सब हार्मोनल के एग्जाम्पल है, हार्मोन की वजह से यहाँ पर हाइपरप्लेजिया होता है। यानी हमारा पैथोलॉजिक होता है। तो पैथोलॉजिकल में बहुत सारे कॉज हो सकते हैं हमारे हाइपरप्लेजिया के। एक क्या बोलते हैं, हमारा जो ट्यूमर है वो भी तो इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स ही है ना? तो यार पहला हो गया है एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया। ये क्या कॉज करता है? अब नॉर्मल हार्मोनल हाइपरप्लेजिया की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें हाइपरप्लेजिया होने लगता है, उसके जो सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या जितने भी ये पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया होते हैं, ये आखिर में जाके मतलब वो मैलिग्नेंसी कॉज कर सकते हैं। देन यार हमारे पास आता है बीएचपी, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। यहाँ पर भी हाइपरप्लेजिया हो जाता है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो यार देखो ये भी एक वही पॉइंट है, हाइपरप्लेजिया कंस्टिट्यूट अ फर्टाइल सॉइल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। जहाँ पर भी हाइपरप्लेजिया हो रहा है वहाँ पर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यार जो इसका मैकेनिज्म होता है वो ग्रोथ फैक्टर ड्रिवन होता है। ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस हो रहा है तो ज़्यादा सेल डिवीजन होगा। इसी मैकेनिज्म हमारे हाइपरट्रॉफी का। मेरा थर्ड हम लोग आते हैं एट्रॉफी। तो यार ये हमारा होता है डिक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। जिस भी अगर ऑर्गन में नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब सेल का साइज उस ऑर्गन का साइज कम हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उस ऑर्गन में एट्रोफी हो रही है। यार ये भी दो तरीके होती है, पहले होती है फिजियोलॉजिकल। या फिजियोलॉजिकल हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है, जैसे नोटोकॉर्ड एट्रोफीड हो जाती है, थायरोग्लॉसल डक्ट। और यूट्रस का जो होता है वो साइज आफ्टर पार्जुएशन भी जाता है ड्यू टू एट्रोफी। यार पैथोलॉजिकल में जहाँ पर भी डिक्रीज वर्कलोड है, जैसे आपने देखा होगा जिसको अगर कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो यार वहाँ की जो मसल होती है वहाँ पर वर्कलोड है ही नहीं, मतलब उस मसल को हिलाना है, उस बोन को हिलाना ही नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो एट्रोफाइड हो जाती हैं। देन अगर पैथोलॉजिकल में अगर वहाँ पर डी नर्वेशन हो गया, मतलब नर्व नर्व वहाँ पर नर्व डैमेज हो गई है, तो यार नर्व डैमेज हो गई है तो जिसकी वजह से भी हमारा जो ऑर्गन है वो एट्रोफाइड हो जाता है। देन यार डिक्रीज ब्लड सप्लाई, अगर कहीं पर ब्लड सप्लाई कम हो गई तो वो ऑर्गन को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, और वो फिर वहाँ पर भी एट्रोफी हो जाएगी। जैसे यार एग्जांपल हो गया हमारा इश्कीमिया। देन इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, अगर कोई बंदा किसी बंदे को एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो भी यार उसका जो पूरे ऑर्गन्स रहेंगे वो, जैसे यार हमारा जो पीएम में बच्चे होते हैं, प्रोटीन एनर्जी और न्यूट्रिशन में जो बच्चे होते हैं, वो भी मोस्टली उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, वो उनके जो ऑर्गन्स हैं वो भी मोस्टली एट्रोफी शो करते हैं। देन यार हमारा जो डिक्रीज्ड एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, लाइक हार्मोन्स, उसको उसको कोई पीट्यूटरी में उसकी कोई दिक्कत है, या तो हाइपोथैलेमस में उसको कोई दिक्कत है कि एग्जैक्ट हार्मोन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं,
जैसे यार अगर ज़्यादा टीएसएच प्रोड्यूस नहीं होगा अप्रोप्रिएट अमाउंट में तो ऑर्गन का ग्रोथ नहीं हो पाता ज़्यादातर। जैसे आपने सुना होगा ना कि टीएसएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटल बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो भाई, और इंक्रीज्ड प्रेशर। अगर आपने देखा होगा यार कि अगर कि हम लोग किसी भी जगह पे बहुत देर तक बहुत ज़्यादा प्रेशर ला के रखें तो यार वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर एट्रोफी हो सकती है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो एट्रोफी के ये होते हैं कि उसमें जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि यार क्या करना है, वो अगर वो जो हमारी सेल है, एट्रोफिक सेल है, एट्रोफिक सेल में सेल को काम ही नहीं करना है, उसका वर्कलोड ही नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया रख के भी क्या कर लेगा वो। फिर हमारा सेकंड होता है डिक्रीज्ड मायोफिलामेंट, और थर्ड होता है डिक्रीज्ड आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब उसको प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करना है तो क्या करेगा उतने सारे आरईआर रख के। तो यार अब देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म क्या होता है एट्रोफी का। मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी में क्या होता है, डिक्रीज सेल प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। तो जितने भी अमीनो एसिड है हमारी उस वाली ये एट्रोफिक जो सेल है उसमें अगर एट्रोफी होने वाली है तो यार वो हमारा जो अमीनो एसिड है वो बाकी सेल के लिए काम आएगा, तो क्यों वेस्ट करना, तो यार उसको डिग्रेड कर देते हैं। और यार सेकंड, डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होता है हमारा, यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे, एक पाथवे होता है जिससे हमारा जो सेलुलर प्रोटीन है वो डिग्रेड होता है। तो चलो यार हम लोग देखते हैं कि यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे क्या होता है। तो जैसे यार कोई भी स्टिमुलस फॉर एट्रोफी आया, मतलब डिक्रीज वर्कलोड हो गया, जो हमने अभी 6-7 फैक्टर पढ़े थे ना, डिक्रीज इनर्वेशन, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, इनएडुकेट न्यूट्रिशन। यार इनएडुकेट न्यूट्रिशन में आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी एक ट्यूमर सेल्स हो गई, अगर ये ट्यूमर सेल्स होगी ना तो ये आजू बाजू की सेल्स का भी न्यूट्रिशन ले लगती है, तो यार यहाँ पर एक पूरे जो यहाँ जितने सारे सेल्स है ना वो सारे एट्रोफाइड हो जाते हैं। जैसे हमारा सेल एक्टिवेशन, तो जैसे स्टिमुलस फॉर एट्रोफी आया तो हमारे सेल एक्टिवेट यूबिक्विटिन लाइगेज, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे साइटोप्लाज्म में, यूबिक्विटिन लाइगेज एक्टिवेट हो जाता है बाय सिग्नल ट्रांसडक्शन। यूबिक्विटिन लाइगेज है वो यूबिक्विटिन प्लस को ऐड कर देता है सेलुलर प्रोटीन से, मतलब ये यूबिक्विटिन लाइगेज है। तो इसका एक हाथ गया हमारे यूबिक्विटिन पे और दूसरा हाथ गया हमारे प्रोटीन पे, तो इन दोनों को पास लाके मिला देता है, एकदम दोनों का मिलाप करवा देता है। तो यार फिर जैसे इन दोनों का मिलाप हुआ तो जो हमारा प्रोटीन है वो डिग्रेड हो जाएगा प्रोटियोसोम के अंदर जाके। ये हमारे पास मैकेनिज्म हो गया यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे का। तो चलो अब हम लोग देखते हैं हमारे चौथे एडेप्टेशन को, जो कि है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया जो है वो रिवर्सिबल है, सारे मोस्टली जितने भी हमारे एडेप्टेशन हैं वो सब रिवर्सिबल है। तो यार वन टाइप ऑफ सेल जो है जब कन्वर्ट हो जाती है अनदर टाइप में, तो ये तो यार ये एक अडेप्टेटिव रिस्पॉन्स है। मोस्ट कॉमनली जो होता है कॉलमनार एपिथेलियम जो है वो स्क्वामस में चेंज हो जाती है। तो यार आपको पता होगा कि स्क्वामस जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू है ना वो ज़्यादा स्ट्रेस झेल सकती है, इसकी वजह से ज़्यादातर ना जितनी भी सेल्स होती हैं वो स्क्वामस एपिथेलियम में ही चेंज होती है। जैसे एग्जांपल यार देखो, जितने भी क्रॉनिक सिगरेट स्मोकर्स होते हैं तो यार क्रॉनिक इरिटेशन हो रहा है उनके पूरे फेरिंग्स में, तो यार जितने भी सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होता है ना ट्रैकिया और ब्रोंकस का, वो रिप्लेस हो जाते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से। और जैसे मैं ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जो हमारा ईसोफेगस, जो जिस जिन भी बंदों को बहुत ज़्यादा जीआरडी होता है ना, गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, मतलब का एसिड होता है, एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रेट होता है, वो बार बार उल्टी करने की कोशिश करते हैं, तो एसिड पूरा ईसोफेगस में आने लगता है, तो यार जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस पैदा होता है उनके ईसोफेगस पे। तो उनका जो ईसोफेगस की स्क्वामस सेल्स होती है वो कन्वर्ट हो जाती है कॉलमनार में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैरेट्स ईसोफेगस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला। जीआरडी में ईसोफेजियल स्क्वामस जो सेल्स हैं वो कॉलमनार एपिथेलियम में चेंज हो जाती है। और यार ये एक और पॉइंट है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी आल्सो इंड्यूस स्क्वामस मेटाप्लेजिया फॉर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। तो यार मतलब जिन भी बंदों में ना विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो वो इंड्यूस करता है स्क्वामस मेटाप्लेजिया, मतलब उनकी सीलियरी जितनी भी उनकी सीलियरी कॉलमनार एपिथेलियम है वो स्क्वामस एपिथेलियम से चेंज हो जाती है, इसका रीज़न अननोन है।
और जहाँ पर भी मेटाप्लेजिया हुआ वहाँ पर इंक्रीज चांसेस ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। Metaplasia is mostly related to malignant transformation. M for metaplasia, M for malignant transformation. तो जैसे ये मेटाप्लेजिया का हमारा पूरा चार्ट हो गया, जैसे ये मेटाप्लेजिया का एग्जांपल हो गया, ये देखो, ये नॉर्मल हमारी जो कॉलमनार एपिथेलियम थी, ये कॉलमनार सीलेटेड, ये हमारे नॉर्मल ट्रैकिया और ब्रोंकस में प्रेजेंट होते हैं। ये जब चेंज हो जाती है स्क्वामस में, स्क्वामस मेटाप्लेजिया में, तो इसको हम लोग एग्जांपल बोलेंगे मेटाप्लेजिया का। सर होप करता हूँ यार आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यार अगर कोई भी क्वेश्चन आता है हमारे सेलुलर एडाप्टेशन पे, तो यार इतना कंटेंट काफ़ी है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी। तो यार मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।